संजीव जी, देखिए आप पर सीधा आरोप लगा है कि आरएसएस स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट था जो आप लोगों ने आज वहां पर किया, वो मंच वैसे ही सजाया गया था। मैं आऊंगी आपके पास। संजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, मुश्किल ये है कि इस देश में खामखा अलग अलग पार्टी ठेकेदारी ले ली और तहसीन भाई ने कहा कि कांग्रेस ने ठेकेदारी ले ली कि मुसलमानों का भला वो करेंगे। क्या हालात 70 साल में रहा उधर सामने हैं। मुझे ये लगता है कि आज हम ये नहीं कह रहे, हम तो पूछ रहे हैं ना भाई, आरएसएस जो बात कह रही है और चूंकि कहते हैं कि बीजेपी के पेरेंटल इकाई हैं, तो अगर शुचिता की बात आरएसएस कह रही है तो क्या वो सहमति पांचों बात से रखती है या नहीं रखती है। भाई आरएसएस ने कहा था कि 75 साल से ऊपर अगर कोई राजनीति में नहीं रहेगा, और इसी बिहार पे आडवाणी जी हो गए, जोशी जी, बड़े बड़े नेता को हमारे मंडल में डाल दिया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी के लिए क्राइटेरिया लागू होता है या नहीं लागू होता है, और लागू होता है तो फिर अगली बारिश कौन है ये बता दे। तो इसमें कौन सी बुराई आ गई। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी ये पूछ रहे हैं कि वो कहते हैं कि आरएसएस हमारी मां है, तो मां के सामने अगर कह दे बीजेपी का अध्यक्ष कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो मां को आंख दिखाना हो गया ना। तो अगर आरएसएस एक बॉडी है जो हमेशा शुचिता की बात कर रही है, आसपास सहमति है या नहीं है, इसमें तहसीन भाई चीख चीख कर बातें करने की मुझे तो दिखता नहीं है। खामखा क्यों ठेकेदार बनते हैं। बिल्कुल देश के मुसलमानों को भी देखना चाहिए आज कि किस एक रिएक्शन में अरविंद जी से ले लूं, मैं उसके बाद शहजाद संविधान को खत्म कर रहे हैं और उसमें सहमति आरएसएस की है या नहीं है ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक शिकायत का भी टोन था, ऐसा लग रहा है कि आरएसएस से शिकायत कर रहे थे वो आप। अभी मैंने डिबेट के पहली पंक्ति में इनके बाप ने पिता तुल्य अन्ना हजारे का वाक्य सुना है। आरएसएस का तो कोई ऐसा रिकॉर्ड में बयान नहीं है। अन्ना हजारे का एक ने अनेकों बयान है। अपने बाप की जो नहीं मानते वो मां के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बीच में नहीं बोला संजीव जी, अपने बाप की जो नहीं मानते वो दूसरों को मां तुल्य व्यक्ति या जननी से कैसे व्यवहार करना है वो कम से कम सिखाए ना। और दूसरी बात, उन्होंने मार्गदर्शक मंडल की बात की कि मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में कब जाएंगे। ये भ्रम ना हमारे देश में नेशनल मीडिया पे फैलाया जाता है। ये एक प्रेस रिलीज है बीजेपी की 26 अगस्त 2014। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र भाई मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह, ये पांचों लोग मार्गदर्शक मंडल में 14 से है। तीसरी बात मैं बता दूं आपको, आपने अभी कहा कि मैं बड़ा ईमानदार हूं। ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो दे रहा है जो लालू प्रसाद यादव का एलआई पार्टनर है, जो 4-5 बार कन्विक्टेड है। कोई और कन्विक्टेड नहीं है। अजीत पवार का नाम मत लेना, कन्विक्टेड की बात कर रहा हूं। और वादा पूरा किया था और इतना ईमानदारी से काम किया था, तो 0 आउट ऑफ 7 मिला आपको चुनाव में। और आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई 27% डेफिसिट नहीं था। पहले तो रेवेन्यू सरप्लस तब भी हो सकता है जब फिस्कल डेफिसिट हो। रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट का अंतर तो समझो विधायक जी। आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार पहले से रेवेन्यू सरप्लस थी, यूपी बिहार की भी है। इसका मतलब यह नहीं कि फिस्कल डेफिसिट है। आपके आने के बाद कर्जा बढ़ा है, जरा पढ़ लीजिए उसी सीएजी रिपोर्ट में। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू सरप्लस अलग है। ठीक है शहजाद। अरविंद जी देखिए, आज ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक सेकंड। अरे भाई, रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट अलग होते हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एक 1 to 1 प्लीज तहसीन 1 to 1 नहीं, शहजाद प्लीज। अरविंद जी, ऐसा लग रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल पूरी एक तरीके से जनता के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं कि देखिए आप ही मेरा फैसला कीजिए, आप ही हमारे फैसला लेने वाले हैं, हम आपके सामने ही आए हैं। और क्या आपको लगता है कि सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि चुनाव अगले कुछ महीनों में है दिल्ली में। ये वो इमोशनल कार्ड जो अरविंद केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि आज खेल रहे हैं, जो बार बार विपक्ष कह रहा है, तो क्या लग रहा है वो काम करेगा। गौनिका जी, 2 बार ही हड्डियां चढ़ चुकी है काट की, अब तीसरी बार हड्डियां थोड़ी चढ़ेगी। ये जनता के सामने जब पहली बार आए थे तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के चकमक लगा के आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जन लोकपाल लेके आएंगे। क्या हुआ जन लोकपाल का? है कोई जवाब इनके पास? कब से सरकार में? 10 साल तो हो ही गए इनको भी सरकार में। जन लोकपाल भूल गए जिसके माध्यम से ये आए थे। और ये तो कस्में खा के आए थे, परिवार की कस्में, पता नहीं किस किस की कस्में, कि भैया हम लोग तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे और बाकी नेताओं को जेल में डालेंगे। खुद जेल में चले गए। वाह भाई वाह। और आप कह रहे हैं कि जनता हमको सर्टिफिकेट देगी। जनता कैसे सर्टिफिकेट देगी? वो तो कोर्ट देगा ना। भ्रष्टाचार के जो चार्जेज हैं उसमें या तो सजा मिलेगी आपको या बरी करेगा, और वो काम कोर्ट का है। जनता को मूर्ख मत बनाइए प्लीज। कोई काम दिल्ली में आपने नहीं किया है, जनता महसूस कर रही है। अभी बारिशों के दिनों में क्या हाल था बाढ़ का, कहाँ तक पानी घुसा हुआ था। और गर्मियों में संगम बिहार जैसे इलाकों में पानी 3-3 दिन तक नहीं मिलता था। खाली प्रचार प्रसार करते रहेंगे और अपने आप को कहेंगे जी हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कट्टर ईमानदार होते हैं वो बेल पे बाहर होते हैं। कौन सा नेता आपका बचा है?
मनीष सिसोदिया और तो ये अपने अरविंद केजरीवाल, अमानतुल्ला और बाकी संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, पंजाब के भी 4 मंत्री इनके अंदर जेल में हैं। कैसी जनता को यकीन दिलाओगे? जनता इतनी मूर्ख तो नहीं है भाई साहब, प्लीज अंडरस्टैंड। इस तरीके से नहीं चलेगा कि हम जी बेल पे भी रहेंगे और अपने आप को कट्टर ईमानदार कह के जनता से सर्टिफिकेट लेके हम सत्ता में आ जाएंगे। ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं और महसूस कर रही है जनता, उसको बाकायदा महसूस कर रही है कि ये तीसरी बार भी इसी तरह के ड्रामे करके जो इन्होंने शुरू में 2013 में किए थे वही करके ये सत्ता में आ जाएंगे। ये दाल गलने वाली इनकी नजर नहीं आती ठीक है। है। भ्रष्टाचार का डिस्चार्ज जो तगमा है वो तगमा सिर्फ कोर्ट हटा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ये 2-2, 3-3 बार गए, गिरफ्तारी को चैलेंज किया था इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और ऐसी कंडीशंस लगाई कि मजबूरी में इनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और एक डमी मुख्यमंत्री बना दिया। उसके माध्यम से अब ये राजपाट करने की प्रक्रिया चला। मैं तहसीन आपके पास आऊंगी, किसी का जवाब मैं ले लूं संजीव जी से। मेरा बड़ा क्लियर मानना है